नाम राजपूत फिजिक्स। आज हम 12th फिजिक्स का लेक्चर 3 लेते हैं अल्टरनेटिव करंट से। तो कल हम लोग दो बेसिक सर्किट देखे थे। इसमें आज आज हम देखते हैं एसी सर्किट में सेल्फ इंडक्शन ओनली इंडक्शन है तो किस प्रकार से आएगा। यानी एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 100 प्रेरण को रख दें तो किस प्रकार से बिहेव करेगा, किस प्रकार से करंट बहेगा, अग्रता पश्चता देखेंगे। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन सीजी बोर्ड में 2007 और 11 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो एक ऐसी परिपथ है, लेट देन एक ऐसी परिपथ में एक कुंडली इस प्रकार से रखा गया है जिसका 100 प्रेरण गुणांक है L। इसको एसी सोर्स के साथ, एसी स्रोत के साथ लगाया गया है। एक सेल्फ इंडक्शन L यानी 100 प्रेरण गुणांक L वाला एक कुंडली यहाँ पे लगाया गया है जिस पर एसी सोर्स V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी ये अप्लाई किया गया है। तो इसके साथ इसमें अप्लाई किया जाए तो किस प्रकार से इसमें बिहेवियर होगा इसको देख लेते हैं। तो L स्वप्रेरण गुणांक वाले एक कुंडली को एसी स्रोत V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लगाने पर कुंडली में बहने वाली धारा यदि I हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। चलिए, इसमें मान लें यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है। तो I धारा प्रवाहित हो रही थी, इस कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मान लेते हैं वो एप्सिलॉन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू फैराडे के नियम से हम जानते हैं इसकी वजह से माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है और अपने को पता है फाई इक्वल टू होता है एल आई। ठीक है, तो इस सिद्धांत से हम देखेंगे एप्सिलॉन इक्वल टू होगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो इतना विद्युत वाहक बल इसका होगा और ऐसे सिग्नल का विद्युत वाहक बल V इक्वल टू इतना है। ठीक है, V नॉट साइन ओमेगा टी है। तो किरचॉफ के नियम से किरचॉफ का नियम यानी सेकंड नियम का उपयोग करेंगे तो इस कुंडली का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। तो हम यहां से देखें तो V प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इस पूरे परिपथ में हम देखें तो V प्लस ये किरचॉफ के नियम से आपको प्राप्त हो जाएगा। सो V की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी और एप्सिलॉन की वैल्यू अभी निकाले हैं माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। इसको ट्रांसफर कर दे, पक्षांतर करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ वी जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहां से डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू निकालें तो माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर देखें डी आई अपॉन डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर दें, समाकलन कर दें तो ये वैल्यू आई आपको मिल जाएगा, धारक वैल्यू मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो I इक्वल टू यहां पर V नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। तो I इक्वल टू V नॉट बाई एल
ठीक है, साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का समाकलन होता है 1/ओमेगा। ओके, तो इस प्रकार से इसके समाकलन हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे I इक्वल्स टू वी नॉट बाई ओमेगा एल माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, सॉरी कॉस ओमेगा टी। I इक्वल्स टू माइनस वी नॉट ओमेगा एल। ये cos को sin में कन्वर्ट करें तो cos का sin में करना होगा तो sin 90 माइनस ओमेगा टी होगा। हम जानते हैं sin 90 माइनस ओमेगा टी इक्वल टू cos टी होता है। ठीक है, sin 90 माइनस ओमेगा टी इक्वल टू cos टी होता है। अब ये माइनस को हम वहां पे ले लें तो ये हो जाएगा v नॉट बाई ओमेगा एल। ये माइनस को अंदर ले लें तो sin, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90, या रेडियन में लिखें तो I इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल साइन 90 माइनस सॉरी ओमेगा टी माइनस π/2, ये रेडियन में आपको मिलेगा। तो ये वाला जो वैल्यू है ये इसका शिखर मान को कहलाएगा, यानी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये है धारा हेतु व्यंजक, धारा के लिए मान है, जहां पर I नॉट जो है V नॉट बाई ओमेगा एल है, ये धारा का शिखर मान को दर्शाएगा। तो ये धारा के लिए व्यंजक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर I नॉट जो है और I नॉट इक्वल टू V नॉट बाई ओमेगा एल, ये इसका शिखर मान है, धारा का शिखर मान यानी अधिकतम मान है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा एल इक्वल टू होगा वी नॉट बाई आई नॉट। तो ये इसका वी नॉट बाई आई नॉट मतलब ये धारा प्रतिरोध को दर्शाता है। तो प्रतिरोध यहाँ पर कहलाता है प्रतिबाधा, प्रतिघात। जैसे हमें इससे पहले वाले इसमें देखे थे कि जब ऐसी परिपथ में केवल प्रेरण पर उपस्थित है तो उसके प्रतिरोध को हम कहेंगे प्रतिबाधा। अगर ऐसी परिपथ में शुद्ध प्रेरण उपस्थित है तो प्रतिघात बोला जाता है, और इसका नाम प्रेरण प्रतिघात कहलाएगा। इसको प्रेरण प्रतिघात और दर्शाया जाता है XL से। तो XL इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल। ठीक है, अगर इसकी कोणीय वेग मान लो एसी सिग्नल की आवृत्ति, एसी सिग्नल की आवृत्ति न्यू हो तो XL इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई न्यू एल। तो ये है इसका प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात के लिए व्यंजक या सूत्र। अब चलिए अग्रता और पश्चता को देख लेते हैं एवं पश्चता। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं अग्रता और पश्चता को, क्योंकि विभवांतर को अगर विद्युत वाहक बल या विभवांतर को देखें तो साइन ओमेगा टी है, और करंट को देखें तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। अब इनमें देखिए कलांतर उत्पन्न हो गया है। कलांतर कितना कलांतर है देखिए, ओमेगा टी माइनस π/2। इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 आएगा, यानी 90 डिग्री का कलांतर है। चूंकि धारा विभवांतर के सापेक्ष माइनस कलांतर में है, अर्थात ये क्या होगा, पश्चगामी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं धारा विभवांतर के सापेक्ष π/2 रेडियन पश्चगामी है।
विभवांतर के सापेक्ष धारा 90 डिग्री पश्चिमगामी। क्लियर है? पश्चिमगामी नीचे की ओर। अगर हम इसे कला चित्र को देखें, तरंग चित्र को देखें, ये विभवांतर या धारा को प्रदर्शित करें, विभवांतर या धारा को प्रदर्शित करें, तो इसमें हम देखेंगे कि विभवांतर और धारा को प्रदर्शित करें तो विभवांतर मान लेते हैं इस प्रकार से वेव्स में जा रहा है, ये विभवांतर है, तो ये इसका शिखर मान होगा V0, ये इसका न्यूनतम मान है -V0। तो करंट कहां से होगा? जैसे एग्जांपल में यहाँ पर ओमेगा टी को हम 0 कर दें, ओमेगा टी को 0 कर दें, तो ये 0 करें तो V की वैल्यू 0 मिल जाएगा। लेकिन ओमेगा टी को 0 करने पर करंट की वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस आएगा, यानी -I0 होगा, -I0। तो यह जब 0 होता है तो ये 0 है, लेकिन ये कहां पर होगा? करंट कहां पर होगा? -I0 में होगा। क्लियर है? ये -I0 को कहते हैं, ये +I0 है, तो यहाँ पे -I0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं, -I0 से स्टार्ट होगा और जब 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका ग्राफ ऐसे करंट का बनेगा। ठीक है, तो इनके बीच में हमेशा π/2 एंगल का क्या होगा? कलांतर रहेगा। ठीक है, कलांतर को फाई से डिनोट किया जाता है, तो इसके बीच कलांतर 90 डिग्री रहेगा। तो ये चित्र बना। अब हमारा बनता है फ्रेजर आरेख, और तो फ्रेजर आरेख देख लेते हैं। तो फ्रेजर आरेख, तो चलिए ये बेस लाइन है। ठीक है, ये बेस लाइन को दर्शा रहा है, ये ओमेगा टी एंगल को दर्शा रहा है, मान लेते हैं ये यहां से एंगल ओमेगा टी है, तो ये V0 को दर्शाएगा, अर्थात इसको लंब डाल दें, यहाँ पर आपको V0 मिलेगा। क्लियर है? अब करंट क्या होगा? इससे 90 डिग्री पश्चिमगामी यानी नीचे है, तो 90 डिग्री इसको हम नीचे करेंगे करंट को, तो इससे 90 डिग्री इस डायरेक्शन में आपको करंट मिलेगा, I0 को दर्शाएंगे। ओके, तो इनके बीच का जो कलांतर होगा 5 वैल्यू 90 डिग्री आपको मिलेगा, 90 डिग्री या π/2 रेडियन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब कला आरेख को देखें तो कला आरेख यानी कला आरेख इस प्रकार से बनता है। तो निश्चित है, कला आरेख में ये ओमेगा टी की वैल्यू को 0 कर दें तो यहाँ पर V0 आ जाएगा, और करंट जो है जस्ट इसको 0 करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे करें तो ये 90 डिग्री होगा, यानी यहाँ पे आपको करंट I0 मिलेगा। इनके बीच का कलांतर π/2 रहेगा। तो ये फ्रेजर आरेख, ये कला आरेख है। ठीक है, तो एसी सिग्नल में अगर सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण है तो इस प्रकार से धारा और विभवांतर के बीच में 90 डिग्री का कलांतर उत्पन्न होगा, यानी धारा जो है पश्चिमगामी होगी। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। चलिए, अब नेक्स्ट सर्किट है LR सर्किट। LR सर्किट क्या होता है? एक एसी सिग्नल के साथ, एसी परिपथ के साथ स्वप्रेरण और प्रतिरोध दोनों को जोड़ दिया जाए श्रेणी क्रम में, तो उसको हम LR श्रेणी सर्किट कहेंगे। तो एक रेजिस्टेंस जिसका प्रतिरोध है R, एक प्रतिरोध R, और इसमें एक प्रेरण कुंडली जिसकी स्वप्रेरण गुणांक L है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं एसी सिग्नल के साथ। चलिए, इस प्रकार से श्रेणी में हम बना दें, एक है प्रतिरोध R और एक स्वप्रेरण गुणांक L वाले प्रेरण कुंडली, इन दोनों को श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। तो श्रेणी क्रम में लगा के एसी सिग्नल आरोपित करेंगे। एसी सिग्नल है V0 sin ओमेगा टी, इस प्रकार से इसको आरोपित करें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए सीजी बोर्ड में इस प्रकार से पूछा गया है ना। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये लेक्चर के बाद मैथमेटिकल क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो
एल आर सर्किट में देखिए इस प्रकार से सर्किट है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है इस परिपथ में। यदि इस परिपथ में यदि आई धारा प्रवाहित होती है, आई धारा प्रवाहित होती है, तो अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम, पहले केवल एक ही था, एक एक का देख रहे थे, अब दो दो सर्किट है। तो दो दो सर्किट है तो किरचॉफ का नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर प्रतिरोध और यहाँ पर विभवांतर दोनों में अलग अलग होगा। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर यानी इनके बीच का जो विभवांतर है लेट एम वी आर, इसको ले लें तो वी आर इक्वल टू ओम का नियम यहाँ पे लगेगा, धारा गुणित प्रतिरोध आई इंटू आर, ओम के नियम से। ठीक है, उसी प्रकार प्रेरण कुंडली के सिरों पर विभवांतर, प्रेरण कुंडली के सिरों पर विभवांतर वी एल कर देता हूं इसको, इसकी वैल्यू क्या होगा आई इंटू एक्सएल। एक्सएल क्या है, इसका प्रतिघात है, प्रतिघात प्रतिरोधी होता है, धारा के मार्ग में रुकावट होता है, तो एक्सएल प्रतिघात है और आई प्रतिरोध है, जहां एक्सएल प्रेरण प्रतिघात है। इसे जस्ट पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं इसको। चलिए अब आगे देखते हैं, अब इसकी परिणामी विभवांतर क्या होगा, परिणामी कितना होगा। तो अब ये डीसी सर्किट होता तो डायरेक्ट इसको जोड़ देते, बट ये क्या है, एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट में करंट जो है फ्लक्चुएट होते रहता है, तो इसकी दिशा निर्धारित नहीं है, तो इसलिए इसको निकालने के लिए हमें फ्रेजर आरेख का मदद लेना पड़ेगा। तो फ्रेजर आरेख से फ्रेजर आरेख में हम देखे हैं, जैसे जस्ट इससे पहले सिंगल में देखे थे, ये चलिए मान लेते हैं फ्रेजर आरेख में अगर देखें तो ये बेस लाइन है, मान लेते हैं इसको हम करंट की डायरेक्शन बता दें, करंट इस दिशा पर जा रही है, मान लो करंट के लिए ये अक्ष बना दिया है, तो विभवांतर के लिए यानी वी आर की डायरेक्शन क्या होता है, तो हम जस्ट इससे पहले पढ़े हैं, जब केवल एसी परिपथ में प्रतिरोध उपस्थित रहता था तो उस समय धारा और विभवांतर दोनों समान कला में थे, तो दोनों समान कला में थे, मतलब इसी डायरेक्शन में आपको वी आर मिलेगा। क्लियर है, वी आर भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि एसी सिग्नल में अगर हम देखें केवल प्रतिरोध उपस्थित है तो धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। तो यहां नोट करके लिख भी सकते हो, नोट एसी सिग्नल में केवल प्रतिरोध हो तो धारा तथा विभवांतर समान कला में होते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद अभी जस्ट इससे पहले देखे थे, जब एसी सिग्नल में केवल प्रेरण कुंडली हो तो विभवांतर के सापेक्ष धारा, तो धारा के विभवांतर के सापेक्ष धारा π/2 रेडियन पश्चगामी है। देख लीजिए, विभवांतर के सापेक्ष धारा पश्चगामी था, तो VL के सापेक्ष I क्या है, पश्चगामी है। अब I तो अपने को पता चल गया, तो VL कहां होगा, पश्चगामी, मतलब अगर हम इधर करते तो धारा के सापेक्ष विभवांतर पश्चगामी हो जाएगी, तो विभवांतर VL कहां पर होगा, ऊपर की ओर, इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा VL, तो VL के सापेक्ष धारा 90 डिग्री पश्चगामी है।
देखिए VL के सापेक्ष 90 डिग्री पश्चिमी। अब हमने तो करंट को पहले ले लिया, करंट अपने को पता है, तो विभवांतर क्या होगा 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ओके, तो ये VL की डायरेक्शन है, ये VR की डायरेक्शन है। अब ये आप बताइए, अगर हम इसको वेक्टर मान ले, कुछ समय के लिए वेक्टर मान ले, तो VR इस डायरेक्शन में है, VL इस डायरेक्शन में है, तो अब बताइए इसकी परिणामी क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा। तो निश्चित है इसका रिजल्टेंट प्राप्त करने के लिए अपने को समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे वेक्टर में हम लोग निकालते हैं, मतलब ये अगर हम यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना दे तो इसके विकर्ण जो होता है ये इसका परिणामी को बताता है। ओके, तो यहाँ देख लीजिए ये जो डायरेक्शन होगा VL, ये VR, तो ये इसको हम V कहते हैं, ये परिणामी V कहते हैं। तो निश्चित है ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण का वैल्यू निकाले तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो देख लीजिए यहाँ से ये कर्ण है, तो यहां से हम देखें परिणामी विभवांतर v स्क्वायर इक्वल टू होगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये प्राप्त होगा, यानी v इक्वल टू होगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो एक फ्रेजर आरेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट आरेख होता है, तो यहीं पे समझना है VL ऊपर क्यों गया, VR यहाँ पर क्यों है, ये अगर आपको समझ में आए ये 2 पॉइंट से, तो बिल्कुल ही आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, क्लियर है यहाँ पर। अब हम यहाँ पे VL की वैल्यू निकालते हैं, अंडर रूट VR की वैल्यू है उसको रख दीजिए IR स्क्वायर, VL की वैल्यू है IXL, ये रख दीजिए। तो यहां से देखें तो v इक्वल टू आई, तो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा स्क्वायर रूट से निकलेगा तो आई हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। क्लियर है। अब मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं इस पूरे परिपथ, यानी पूरे परिपथ में दो चीज तो लगा हुआ है ना, तो जब एक से अधिक कोई चीज लगा होता है ऐसी परिपथ में तो प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहा जाता है, यानी धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसको प्रतिबाधा कहते हैं। तो चलिए इस परिपथ की प्रतिबाधा यदि Z है तो विभवांतर क्या बराबर क्या होगा, ओम के नियम से I इंटू Z, धारा गुणित प्रतिरोध, धारा गुणित प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की जगह क्या हो गया, प्रतिबाधा हो गया। ठीक है, तो प्रतिबाधा क्या होता है, धारा के मार्ग में आने वाले रुकावट को प्रतिबाधा कहेंगे। लेकिन एसी सिग्नल में कोई दो चीज होनी चाहिए, शुद्ध केवल सिंगल नहीं होना चाहिए, दो या दो से अधिक होना चाहिए। जैसे प्रतिरोध संधारित्र उपस्थित हो, प्रतिरोध स्वप्रेरण उपस्थित होगा, प्रतिरोध स्वप्रेरण और संधारित्र तीनों उपस्थित होगा, तो हम उसको प्रतिबाधा कहेंगे। अगर सिंगल है तो प्रतिरोध कहते हैं, और प्रेरण कुंडली है प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, और संधारित्र है तो संधारित्र प्रतिघात कहते हैं। ओके, तो चलिए इस प्रकार से ये आपको मिला, इन दोनों को हम यहाँ पे पुट कर दें तो IZ इक्वल टू I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर रख सकते हैं, तो I कैंसिल होगा, सो Z इक्वल टू आपको मिलेगा R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू अभी निकाले थे ओमेगा L होता है, दैट इज स्क्वायर। तो ये प्रतिबाधा हेतु व्यंजक होता है। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा इस प्रकार से होता है। तो अभी भी हम लोग करंट नहीं निकाल पाए, धारा नहीं निकाल पाए हैं, तो धारा की वैल्यू क्या होगा, ये धारा है, ये परिणामी विभवांतर है, तो विभवांतर के सापेक्ष धारा को देखो नीचे की ओर है, इसके बीच के इतना कलांतर है, देखिए फाई कलांतर है विभवांतर और धारा के बीच में, ये परिणामी विभवांतर और धारा के बीच में फाई एंगल कलांतर है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए तो ये कहां पर है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है मतलब माइनस आएगा, तो हम मान लेते हैं तो धारा क्या होगी, धारा का व्यंजक I इक्वल टू होगा I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइव होगा। नोट करो, देखो V नॉट की वैल्यू ये है, V की वैल्यू ये है, इससे फाई एंगल नीचे है, इससे फाई एंगल नीचे है, इससे फाई एंगल नीचे है मतलब माइनस है। क्लियर हुआ। अब यहां पर एक पॉइंट आ जाता है I नॉट की वैल्यू निकालना और ये फाई की वैल्यू निकालना।
तो चीज जरूरी है। तो आई नॉट है क्या, तो आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट बाय जेड। धारा बराबर क्या है, विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो धारा आई नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बाय जेड। अब वी नॉट की वैल्यू अपने को पता है, वी नॉट और जेड की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, आर स्क्वायर बाय ओमेगा एल होल स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये धारा का शिखर मान को बताएगा, धारा का शिखर मान। ओके क्लियर, धारा का शिखर मान हो गया। अब प्रश्न आता है फाई की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो कलांतर, कलांतर कैसे निकालें। पहले क्या होता था, कलांतर आपको मिल जाती थी, लेकिन अब कलांतर निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा कलांतर, तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस त्रिभुज से देख लीजिए tan फाई की वैल्यू क्या होगा। अब इसको कुछ नाम दे दो, ओ ए बी, इस प्रकार से नाम दे। तो ट्रायंगल ओ ए बी में tan फाई इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब है ए बी और आधार है ओ बी। ओके, तो tan फाई इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है वी एल और इसकी वैल्यू है वी आर। वी एल यानी आई एक्स एल बाई आई आर, आई आई कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से tan की वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब tan फाई की वैल्यू अपने को मिल गया है, tan फाई इक्वल्स टू है एक्स एल बाई आर। एक्स एल की वैल्यू रख सकते हैं ओमेगा एल बाई आर। सो फाई इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ये इसके बीच का कलांतर है, धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर है, कलांतर है। तो अब इस रेशियो से, इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं अग्रता और पृष्ठता बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो विभवांतर के सापेक्ष धारा फाई, फाई मीन्स होगा tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर रेडियन पश्चगामी है। देखिए जो पश्चगामी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है ये वाला क्वेश्चन। तो आई होप आज ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो तब अब नेक्स्ट सर्किट के लिए नेक्स्ट देखेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।